नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर। आप देख रहे हैं अपनू उत्तराखंड। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों से। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया गया है। प्रदेश सरकार की ओर से गठित समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने वाली जस्टिस रंजना देसाई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। अब इस ड्राफ्ट रिपोर्ट को कानूनी जामा पहनाया जा सकता है। उत्तराखंड सरकार की गठित यूसीसी विशेषज्ञ समिति ने अपनी मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। माना जा रहा है कि शनिवार को होने वाली पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की बैठक में यूसीसी ड्राफ्ट रिपोर्ट को मंजूरी मिल जाएगी। इसके बाद इसे 6 फरवरी को विधानसभा में पेश किया जा सकता है। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 5 फरवरी से शुरू हो रहा है। ऐसे में सत्र की शुरुआत के अगले ही दिन धामी सरकार इतिहास रच सकती है। विधानसभा से अध्यादेश को मंजूरी दिए जाने के बाद इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल की मंजूरी के बाद उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा जहां समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड में सभी वर्ग के लोगों को लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए रजिस्ट्रेशन को जरूरी करवाना होगा। इन रिलेशनशिप में रहने वालों को अपनी जानकारी देना अनिवार्य होगा। ऐसे रिश्तों में रहने वाले लोगों को अपने माता पिता को भी जानकारी देनी होगी। मुख्य सेवक सदन में आप सभी का स्वागत है, सबका अभिनंदन है। मेरे साथ हमारी अभी जिन्होंने कार्यभार संभाला है नई मुख्य सचिव राधा रतूड़ी जी और सभी उपस्थित हमारे मीडिया के सभी मित्रों, मैं सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप सबके द्वारा लगातार जब हमने पहली बार विधानसभा का उत्तराखंड का जो आम चुनाव हुआ था, उस चुनाव के समय आप सबके समक्ष हमने ये संकल्प रखा था, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उन्हीं की प्रेरणा से हमारी पार्टी ने ये संकल्प पत्र उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम सबसे पहले कोई काम करेंगे तो वो समान नागरिक संहिता को लाने के लिए कमेटी बनाने का काम करेंगे। उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे और हमने कमेटी का गठन किया और जो हमने वायदा किया था उस वायदे को आगे बढ़ाया सरकार गठन के बाद और 5 सदस्यीय कमेटी बनी। सेवानिवृत्त जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में, जिसमें सिक्किम के मुख्य न्यायाधीश प्रमोद कोहली जी, हमारे राज्य के मुख्य सचिव रहे श्री शत्रुघ्न सिंह जी, प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी दून विश्वविद्यालय की कुलपति और श्री मनु गौड़ जी समाजसेवी, इन 5 लोगों की कमेटी ने इस ड्राफ्ट को बनाने का काम किया है। विभिन्न स्थानों पर गए हैं और ये कमेटी फॉर्म होने के बाद इस कमेटी ने 2 और उप समितियां बनाई। 2 उप समितियां बनाई जिसमें कि इसका प्रारूप तैयार करने के लिए और एक जनसंवाद कार्यक्रम करने के लिए। और पहली जो बैठक हुई, हमने उत्तराखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्र, जिसको पहले उत्तराखंड का क्या देश का अंतिम गांव कहा जाता था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस गांव को प्रथम गांव की संज्ञा दी माणा गांव। और माणा गांव से हमारे जो जनजाति समूह के लोग थे उनके साथ संवाद हुआ और संवाद में लगातार पूरे प्रदेश के अंदर 43 स्थानों पर जन संवाद के कार्यक्रम हुए। लोगों से उनकी राय ली गई, उनके विचार जाने गए और उसके पश्चात वेब पोर्टल लॉन्च किया गया और वेब पोर्टल लॉन्च किया गया और वेब पोर्टल में 2,33,000 लोगों ने अपने विचार दिए और प्रदेश के लगभग 10% परिवारों का इसमें कहीं ना कहीं उनके विचार सम्मिलित हो गए। और ये देश का पहला ऐसा काम है समान नागरिक संहिता का, जिसके लिए इतनी बड़ी संख्या में, ये पहला उदाहरण है कि 10% लोगों ने प्रदेश के अंदर अपनी राय इस पर
रखी है और उनकी राय के आधार पर हम आगे बढ़े हैं। समिति ने अभी तक 72 बैठकें पूरी की हैं और आज उन्होंने हमको अपनी रिपोर्ट दे दी है। और मैं विशेषकर से, चूंकि समिति में रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में जो समिति है, वो समिति हमारी बहुत विद्वान लोगों की समिति है और उन्होंने बहुत बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पंचायतों का कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ाए जाने एवं एक राज्य एक चुनाव के फॉर्मूले को लागू करने की मांग प्रधान संगठन ने की है। संगठन ने द्वारघाट में खंड विकास अधिकारी के माध्यम से सीएम को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में कहा गया है कि वर्तमान त्रिस्तरीय पंचायतों का गठन 2019 से हुआ था, लेकिन पूरे विश्व सहित उत्तराखंड भी कोविड के प्रकोप से प्रभावित रहा। 2 वर्षों तक पंचायतों की सामान्य बैठक कोविड के कारण नहीं हो पाई, जिस कारण पंचायतों का कामकाज भी प्रभावित रहा। पंचायतें अपना कामकाज नहीं कर पाई, इसलिए अब पंचायत के कार्यकाल को 2 वर्ष बढ़ाया जाना आवश्यक है। ज्ञापन पर लगभग 18 ग्राम प्रधानों के हस्ताक्षर हुए। आज सर्वानंद घाट पर शिव शक्ति धाम डासना के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी महाराज के अपने शिष्यों के रक्त से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखा। इस दौरान उनके साथ स्वामी सत्याव्रतनंद तथा उनके शिष्य अन्य संत भी उपस्थित थे। इस दौरान महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी महाराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। मद्रास हाईकोर्ट ने हिंदुओं के मंदिरों से गैर हिंदुओं को दूर रखने का जो निर्णय दिया है, उसको सारे देश में लागू करने की मांग की। इसी के साथ उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को रक्त पत्र में पत्र लिखकर मांग की हरिद्वार में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नियमों को दोबारा से लागू करने का यह बहुत ही अच्छा अवसर है। बहुत स्वागत है और यहाँ कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून भी होना चाहिए, ये तो होना ही चाहिए। साथ ही साथ देखिए, ये देवभूमि को इस्लाम के जिहादियों से, मस्जिदों से, मजारों से भी मुक्त होना चाहिए। आप अगर देखेंगे तो 90 में यहाँ कोई मस्जिद मजार दिखाई नहीं देती थी। आज जहाँ भी जाए वहीं मस्जिद और मजार दिखाई दे रही है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और सबसे बड़ी बात है, मैं सभी धर्म गुरुओं से ये अनुरोध करना चाहता हूँ, हमारे धर्म गुरुओं को और हिंदू समाज को इस पर ये सोचना चाहिए कि ऐसा क्या हो गया कि हमारे सारे तीर्थ पिकनिक स्पॉट, मौज मस्ती, अय्यासी के अड्डे बनते जा रहे हैं। ऐसा क्या पाप हमारे भगवानों से हो गया कि हम खुद अपने मंदिरों को टूरिस्ट प्लेस बनाना चाहते हैं। हमें जैन समाज से सीख लेनी चाहिए। उन्होंने सम्मेद शिखर को, तीर्थ स्थल को, अपने को पिकनिक का केंद्र नहीं बनने दिया, टूरिस्ट प्लेस नहीं बनने दिया। हम हिंदुओं में ही ऐसी क्या मौत आ गई है कि हम अपने भगवान की, अपने तीर्थों की सौदेबाजी पर उतर आए हैं। गुरुजी, पहला राज्य है उत्तराखंड यूसीसी लागू करना, क्या देश भर में नहीं लागू होनी चाहिए? देश भर में लागू होनी चाहिए और इसके लिए धामी जी अभिनंदन के पात्र हैं। अगर यूसीसी लागू होता है तो हम सारे संत जाएंगे और पुष्कर सिंह धामी जी को धन्यवाद भी देंगे और उनका भव्य अभिनंदन भी करेंगे। गुरुजी, 2024 लोकसभा चुनाव आ गया, जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग थी। इससे पहले कई कानून, देखिए, हमने तो, आप देख रहे होंगे, पिछले 17-18 सालों से एक ही कानून की मांग की कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कठोर कानून बने। हमारी मांग पूरी नहीं हुई है और अब मुझे लगता नहीं कि ना मांग ये पूरी होगी। अगर जनसंख्या के लिए कठोर कानून बनता है तो हम उसका स्वागत करेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश किया। इस अंतरिम बजट को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि यह नए भारत को देखकर पेश किया गया है और 2047 तक सरकार का फोकस है कि विकसित भारत बने, लेकिन विपक्ष इस बजट को लेकर सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यह अंतरिम बजट ऐसा था जैसे खोदा पहाड़ निकले चूहिया। बजट में स्वास्थ्य सुरक्षा, युवाओं को लेकर कोई बड़ी सामने नहीं आई। जिस तरह से यह माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले ये बजट पेश किया गया है, उसमें जनता के लिए लोक लुभावनी बातें सामने आएंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। साथ ही करण महारा ने कहा कि निर्मला सीतारमण ने कहा कि जुलाई में सरकार आम बजट पेश करेगी, लेकिन वे अभी से ही कैसे कह सकते हैं कि उनकी ही सरकार केंद्र में आएगी। देखिए, बजट में अगर आप देखें तो खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाली कहावत है। बजट में कुछ भी नहीं है। आप लखपति को, करोड़पति की बात करें, लखपति तो लोग अपनी मेहनत से बने हैं।
जो सही में गरीब थे वो कौन लखपति बना? मुझे 2-4 के नाम बता दीजिए कि मोदी जी की फलाना स्कीम से फलाना महीना जो है लखपति बनी। ऐसे कोई भी उदाहरण देखने को नहीं मिलते। ना तो किसानों के लिए कुछ है। जिस सरकार में 700 किसान आंदोलन मर गए, 5 किसान या 4 किसान एक मंत्री के बेटे ने गाड़ी से कुचल दिया, उन किसानों के लिए आज इस बजट में कुछ नहीं दिखाई देता। इस बजट में बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं है, ना ही टैक्स में कोई छूट है, किसी भी तरह की कोई छूट नहीं है। कोरोना से भयानक हालात हमने इस देश में देखे। मुझे लगता था इस बार स्वास्थ्य के लिए एक अलग से बढ़िया बजट होगा, वो भी कहीं नहीं दिख रहा। फौज कमज़ोर हो रही दिन प्रतिदिन, अग्निवीर योजना थे, फौज के लिए कहीं कोई अतिरिक्त बजट नहीं दिखाई दे रहा। और सीतारमण जी ने जो ये कहा कि हम जुलाई में असली बजट लेके आएंगे, ये बड़ा आश्चर्य देने वाला है, क्योंकि अभी अप्रैल में तो चुनाव हो जाएंगे, तो जुलाई में किसकी सरकार आएगी, क्या बजट आएगा, देखने वाला होगा। और वह वर्ल्ड बैंक की जो चेतावनी है कि जितना अन्य सरकारों ने 70 साल में लोन लिया, 10 साल में नरेंद्र मोदी उससे 3 गुना ज़्यादा लोन ले चुके हैं। और हमारी टोटल जीडीपी जितनी हमारी जीडीपी हमारी भारत की है, उससे 100% ज़्यादा उसका इन्फ्लेशन आ रहा है। तो वो बहुत ख़तरनाक है। खतरे के निशान से हम ऊपर चले गए हैं और सरकार के पास बजट में देने के लिए कुछ है ही नहीं। तो इसलिए इस बजट ने निराशा पैदा की है। और जो लोग इंतज़ार कर रहे थे बजट में शायद कुछ, क्योंकि चुनाव आने हैं, लोग भावनी कुछ चीज़ें मिलेंगी, गैस सस्ती होगी, फलानी चीज़ सस्ती होगी, ये सस्ती होगी, ऐसा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बाद जनपद पौड़ी के पहाड़ी इलाकों में भी बारिश के साथ बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी के मद्देनजर आज पौड़ी के मांडाखाल में मौसम की पहली बर्फबारी देखने को मिली, जिसमें आवाजाही में लोगों को तो दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि मौसम की पहली बर्फबारी से जहां पर्यटकों के चेहरे खिल उठे, तो वहीं रोजमर्रा की जिंदगी में पौड़ी पाबों से गुजरने वाले लोगों को बर्फबारी के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बहुत से यात्रियों के वाहन मुख्य मार्ग से अधिक बर्फबारी के कारण रपट भी गए, तो बहुत से यात्रियों को 3 से 4 किलोमीटर की दूरी भारी बर्फबारी के कारण पैदल ही तय करनी पड़ी। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के तत्वाधान में गांधी पार्क में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए क्षेत्रीय विधायक शिव अरोड़ा कार्यक्रम में पहुंचने पर सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ उन्होंने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान विधायक शिव अरोड़ा को दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के स्वामी उमेशानंद द्वारा अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। इस दौरान विधायक शिव अरोड़ा बोले, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन बेहद सुंदर व्यवस्थित है, जिसको श्रवण मात्र से अंतर्मन में शुद्धता शांति के वातावरण का संचार होता है। इसके सुनने मात्र से भगवान कृष्ण की लीलाओं के सुखद अनुभव का एहसास होता है। निश्चित रूप से व्यासपीठ से उच्चारण की जाने वाली उपदेश जीवन में आत्मसार करने से व्यक्ति को सामाजिक जीवन को जीने की प्रेरणा मिलती है। भागवत कथा को सुनने के लिए हजारों भक्त पूरी आस्था के साथ शामिल होते हैं। यह दर्शाता है कि सनातन संस्कृति की जड़ें युगों युगों से गतिमान हैं। संस्थान की गौशाला है कामधेनु गौशाला, जो कि आपकी विश्व में दुग्ध दिवस 2017 में हुआ था, उससे उसको प्रथम अवार्ड मिल चुका है नॉर्थ इंडिया में। और इसमें ना हमारी क्या होती है, भारतीय नस्लें धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं, हम उन्हें संरक्षित कर रहे हैं। जो कि सबसे हमारी ऊंची जो गाय हैं वो है कामधेनु गौशाला। उसमें से साहिवाल गाय जो सबसे ज़्यादा दूध देती है, सबसे ज़्यादा बार माँ बन सकती है, वो लमसम 20 से 25 बार माँ बन सकती है। तो जो कि जो धीरे धीरे हमारी खत्म होती जा रही है और नस्लें, हमारी भारतीय नस्लें, उनको वहाँ संरक्षित किया जा रहा है। क्या होता है, जो हमारी भारतीय नस्लें होती हैं ना, वो एक उनके अंदर ममत्व होता है और उनका जो दूध होता है ना, वो दूध नहीं होता है, एक औषधि का कार्य करता है। और इसलिए हमें मतलब अपनी जो देश की नस्लें हैं उन्हें संरक्षित करना चाहिए और उनका दूध अपने बच्चों को पिलाना चाहिए, ताकि वो उनके अंदर वैसे ही गुण दे जो हमारी भारतीय नस्लें। मैं बताना चाहूँगी कि ये आशुतोष महाराज जी की कृपा से जो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान है, ये बहुत सारे सामाजिक कार्य करता है। जैसे कि अंतर्दृष्टि है, नेत्रहीन विकलांगों के लिए उनको एक बहुत सारी शिक्षाएं दी जाती हैं, संगीत से जोड़ा जाता है, उनको सिलाई कढ़ाई सारा कुछ सिखाया जाता है, ताकि वो अपने आप में परिवार को भी पाल सकें और बहुत अच्छी चीज़ों को वो समाज में अपना उत्थान भी कर सकें, लोगों को रोजगार भी देते हैं वो लोग। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा ने केंद्र सरकार के अंतरिम बजट को निराशाजनक करार दिया है। अल्मोड़ा में पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा ने पत्रकारों से वार्ता कर कहा कि युवा व नारी शक्ति तथा किसान के लिए इसमें कोई आशाजनक बातें नहीं की गई है। टम्टा ने कहा कि उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बजट ने लोगों की उपेक्षाओं के साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने कहा कि ग्रानी बोनस सहित हिमालयी राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देने जैसे अहम बातों पर वित्त मंत्री मौन साध रही है। वहीं संसाधनों की वृद्धि, विशेष तौर पर रेल परियोजनाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। अंतरिम बजट को अंतरिम बजट पूरी तरह से निराशाजनक है। युवाओं की रोजगार के संदर्भ में हो, आज देश 20 से 24 वर्ष के जो नौजवान हैं, जो सबसे ज़्यादा रोजगार को जो है, उनकी बेरोजगारी दर 45-40% से ऊपर चली गई है। पिछले 45 वर्षों में हम सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की दर इस समय है इस देश में। महिलाओं के संदर्भ में बात महिलाओं की करते हैं। महिलाओं का उत्पीड़न बढ़ गया। केंद्र सरकार की रिपोर्ट ही है, महिला उत्पीड़न अत्याचार की घटनाएं बढ़ी हैं। महिलाओं की भागीदारी सार्वजनिक क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में 20% से ज़्यादा नहीं है। इसके संदर्भ में बजट कुछ नहीं कह रहा है। शिक्षा का बजट जो कांग्रेस के दौरान था उससे घट गया है। कृषि के क्षेत्र में जो हिस्सेदारी थी, जो विकास की दर कांग्रेस के संदर्भ में 2014 में 4.3 वो आज 1.1 होगी। वहाँ पर भी निराशाजनक है। उत्तराखंड के संदर्भ में हमने सोचा था कि विशेष राज्य का दर्जा चलो 10 साल बाद हमको फिर रिस्टोर कर देंगे, उसमें कुछ नहीं किया। ग्रीन बोनस देने की बात खुद मुख्यमंत्री एक दिन कह रहे थे कि केंद्र हमको ग्रीन बोनस देगा। ग्रीन बोनस के संदर्भ में जबकि यूपी कमेटी की रिपोर्ट है, बीके चतुर्वेदी ने इसको कहा है, हमको ग्रीन बोनस नहीं दिया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, रेलवे के क्षेत्र में उत्तराखंड को कुछ नहीं मिला है। तो अगर आप देश के संदर्भ में देखें या राज्य के संदर्भ में देखें, ये बरस निराशाजनक बजट है। समझार के कमजोर में SC ST माइनॉरिटी महिलाओं के संदर्भ में कुछ नई बातें नहीं की। तो मैं कह सकता हूँ कि टोटल में करके कल बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने एक विवादित बयान दिया था, जिसको लेकर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। किसी को लेकर महानगर कांग्रेस ने आज बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का पुतला दहन किया। कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी ने कहा कि बीजेपी इस समय सत्ता के नशे में चूर हो चुकी है। बीजेपी के नेता पहले भी ऐसे कई बार विवादित बयान दे चुके हैं। इसी को लेकर आज महानगर कांग्रेस सड़कों पर उतरी और बीजेपी प्रदेश प्रभारी का पुतला दहन किया। देखिए, दुष्यंत गौतम जी का जो ये बयान आया है, इसका हम लोग कड़ा विरोध करते हैं और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं और ये भाजपा के नेताओं की आदत सी बन गई है। ये नशे में चूर है और इस तरह की बयानबाजी ये लोग कर रहे हैं। इसका आज महानगर कांग्रेस कमेटी हम लोग कड़ा विरोध कर रहे हैं और हम लोगों ने दुष्यंत गौतम और भाजपा सरकार का सबका पुतला दहन किया। और अगर ये लोग बाज नहीं आएंगे तो इनका हम विरोध करते रहेंगे और हम क्या, आने वाली जनता इनको लोकसभा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आगामी लोकसभा चुनाव होने में कुछ ही समय बाकी है, जिसके चलते सभी राजनीतिक दल चुनावी दंगल को लेकर प्रचार प्रसार जनता के बीच में कर रहे हैं। वहीं अब सत्ताधारी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी आगामी 9 फरवरी से गांव चलो अभियान की शुरुआत करने वाली है। इस बात को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कहा कि बीजेपी 9 से 11 फरवरी तक गांव चलो अभियान चलाएगी और इस अभियान के दौरान प्रत्येक बीजेपी नेता गांव-गांव पहुंचकर मोदी सरकार की उपलब्धियों की जानकारी आम जनमानस को देंगे। मुख्य सचिव के पद पर कोई पहली बात यहाँ पर महिला हुई है, आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? ये निश्चित रूप से जो हमारी केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार है, आप देखेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी आकर प्रत्येक जिले में प्रवास कर रहे हैं और जिस प्रकार से माताएं उनके कार्यक्रमों में उमड़ करके आ रही हैं, जिस प्रकार से माताएं उनका स्वागत कर रही हैं, तो ये मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार से हमने चाहे 33% का आरक्षण की बात हो या उत्तराखंड के अंदर 36 आरक्षण की बात हो या उत्तराखंड के अंदर
पंचायतों में, नगर पालिकाओं में, नगर निगमों में हमारी सरकार ने 50% आरक्षण देने की बात की हो, जिसके फलस्वरूप आप देख सकेंगे कि बड़ी संख्या में आज माताएं प्रधान हैं, बीडीसी मेंबर हैं, जिला पंचायत हैं, नगर निगम में मेयर हैं, नगर पालिकाओं के अध्यक्ष। तो हमारा उद्देश्य है, हमारी सरकार का उद्देश्य है कि मुख्य धारा में माताएं आए, मुख्य धारा में माता अपना सहयोग करे, क्योंकि इस देश की 50% आबादी माता की है। माता हर क्षेत्र में अग्रणी रहे, ये हमारी सरकार फोकस होकर इसमें काम कर रही है। और निश्चित रूप से अच्छी बात है कि हमारी उत्तराखंड की पहली स्पीकर भी विधानसभा की रितु खंडूड़ी जी, तो चीफ सेक्रेटरी भी बनी, उनका स्वागत है, उनको शुभकामनाएं हैं। और हमारी सरकार की ये दूरदर्शिता दिखती है कि हम जो बोलते हैं वो करते हैं। हमने मातृ बंधन बिल लोकसभा में पास किया है। माताओं के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जितना भी हो सके कहीं पर पीछे नहीं है। जितना हम कर सकते हैं माताओं के लिए, विकास के लिए, माताओं को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, माताओं को देश के विकास के लिए, प्रदेश के विकास में सहभागिता करने के लिए हमारी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रदेश में ड्रग इंस्पेक्टरों की कमी को देखते हुए ड्रग्स प्रशासन ने शासन को लोक सेवा आयोग को अध्याचन भेजा है। इस बात को लेकर उत्तराखंड के ड्रग्स कंट्रोलर ताजबर सिंह ने कहा कि अभी हमारे पास केवल 2 ड्रग्स इंस्पेक्टर है और 4 SID हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि 19 ड्रग इंस्पेक्टरों की जगह रिक्त है, जिसे लेकर लोक सेवा आयोग को अध्याचन भेजा जा चुका है और लोक सेवा आयोग मई माह में परीक्षा आयोजित करेगा, जिसके जरिए ड्रग्स इंस्पेक्टर की जो कमी देखने को मिल रही है उसकी भरपाई की जा सकती है। अभी हमारे पास ड्रग इंस्पेक्टर केवल 2 ही पद भरे हुए हैं और 4 SID हैं, तो वो इंस्पेक्टर के पद तो सारे खाली हैं अभी। तो इनके आने से थोड़ा हमारा हो जाएगा कि अभी हमारे यहाँ 19 पदों की जो हमें लोक सेवा आयोग को अध्याचन भेजा है और वो मई में हमारे एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं। तो 19 पद हमारे और आ जाएंगे तो हमारे पास मैन पावर आ जाएगी। अभी तो बहुत ही ज़्यादा कमी है इंस्पेक्टर की, तो इसको शायद उससे पूर्ण हो जाएगी। आगामी 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल पूरे प्रदेश भर में बज चुका है। सभी राजनीतिक दल लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ अभी निकाय चुनाव का समय भी तय नहीं हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी निकाय चुनाव के दावेदारों ने अपनी दावेदारी शुरू कर दी है। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में पूरे नगर को नगर निकाय चुनाव के नगर में जगह जगह प्रत्याशियों के पोस्टर लगे हुए हैं। नगर निकाय चुनाव को लेकर एक होड़ प्रत्याशी के बीच में शुरू हो गई है। पोस्टरों को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे नगर निकाय चुनाव बहुत जल्द होने वाले हैं। वहीं पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल ने बताया कि जहां तक लोकसभा का चुनाव है, लोगों ने मान लिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। जहाँ तक लोकसभा का चुनाव है, लोगों ने मान ही लिया है कि माननीय मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। तो विपक्षी दलों ने अपना जो है किसी तरह का दावा पेश नहीं कर रहे, बिल्कुल किसी तरह का उनमें उत्साह नहीं है। तो जाहिर है कि लोकसभा में किसी तरह का विपक्षी दल द्वारा प्रचार नहीं किया जा रहा। जहाँ तक निकायों की चुनाव की बात है, उसके लिए लोगों में उत्साह है, पर जब तक आरक्षण सीटों का नहीं आए तब तक किसी भी बारे में बोलना ठीक नहीं होगा, क्योंकि पहले आरक्षण आएगा, फिर महिला पुरुष का भी एक मैटर होता है। तो किस तरह की सीट आती है उसके बाद भी उसमें बात की जा सकती है। अब ये तो जो लोग आना चाह रहे हैं उनका किसी को पर रोक तो है नहीं, अब वो कर रहे हैं। मेरे ख्याल से अभी बहुत जल्दीबाजी है, पहले लोकसभा के चुनाव हो जाएं, फिर आरक्षण आ जाए, उसके बाद ही लोगों को अपनी दावेदारी पेश करनी चाहिए। पूर्व में भी नगर पालिका को शिकायत मिली थी कि सरकारी पोल, सरकारी संपत्तियों पर कुछ पोस्टर, बैनर, फ्लैक्सियाँ वगैरह लगाई गई हैं, तो उसका संज्ञान लेते हुए नगर पालिका द्वारा सरकारी संपत्तियों से उनको हटाने का कार्य आरंभ कर दिया गया है। उनको चिन्हित भी किया जा रहा है। जिन लोगों ने फ्लैक्सी वगैरह लगाई हैं उनको भी नोटिस दिए जाने की कार्रवाई की जा रही है। कुछ जो संपत्तियों पर लगे हैं उनमें कुछ निकाय चुनाव से संबंधित हैं, कुछ एडवर्टाइजमेंट लोगों के विज्ञापन टाइप के फ्लैक्सी लगे हुए हैं, उनका चिन्हीकरण कर लिया गया है। सूची उपलब्ध होगी, उसके उपरांत ही उनको नोटिस दिए जाने की कार्रवाई की। फिलहाल मेरे साथ अपनू उत्तराखंड में इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।